नमस्कार छात्राओं, मैं डॉक्टर रंजीता गर्ग, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, सेठ मुरलीधर मानसिंह कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा। समाजशास्त्र के सेकंड पेपर में यानी सामाजिक मानवशास्त्र के पेपर में हमने अभी तक सामाजिक मानवशास्त्र के बारे में समझा है। सामाजिक मानवशास्त्र जो कि समाजशास्त्र की ही एक शाखा है, उसका क्या अर्थ है, उसके क्या विषय क्षेत्र हैं, क्या उसकी प्रकृति है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। सामाजिक मानवशास्त्र का जो मुख्य विषय है, अध्ययन का विषय जिसके बारे में सबसे ज़्यादा अधिक इसमें अध्ययन किया जाता है, वो है जनजातियाँ और जनजातियों की संस्कृति, उनके तौर तरीके, उनका सामाजिक जीवन। इन सारी चीज़ों को हम सामाजिक मानवशास्त्र में मुख्यतः समझते हैं। जनजाति के बारे में भी हम पहले बात कर चुके हैं। जनजातियाँ क्या होती है, जनजातियों की क्या विशेषताएं होती है, जनजातियाँ भारत में किन किन क्षेत्रों में किस प्रकार से विभाजित हैं और अनुसूचित जनजातियाँ क्या है। आज हम बात करेंगे जाति एवं जनजाति के बारे में। जनजाति का अर्थ अगर हम पुनः दोहराएं तो संक्षिप्त में मैं आपको समझाऊंगी कि जनजातियाँ एक निश्चित भूभाग में रहने वाले ऐसे सरल समूह हैं। सरल समूह यानी बिल्कुल आदिम तौर तरीकों को अपनाए हुए छोटे छोटे समूहों में रहने वाले ऐसे लोगों को हम जनजातीय समूह कहते हैं, जो कि एक निश्चित भूभाग में रहते हैं, एक जैसी भाषा बोलते हैं, जिनकी जीवन शैली बहुत सरल है, जो स्वयं अपने ही समूह में आत्मनिर्भरता बनाए हुए हैं, यानी वो अपनी सारी आवश्यकताएं अपने ही समूह में पूरी कर लेते हैं। परंतु कई बार ऐसा होता है कि जाति एवं जनजाति को एक ही समझ लिया जाता है। जाति जो कि एक पूर्णतः डिफरेंट सामाजिक समूह है भारत के, एक संस्था है भारत की, जिसमें एक परंपरागत व्यवसाय को अपनाने वाले लोग जो कि अंतर्विवाही समूह हैं, जो एक पर्टिकुलर नाम को, एक सरनेम को फॉलो करते हैं, जिनका अपना एक परंपरागत व्यवसाय है और जिनमें उच्चता एवं निम्नता का एक संस्तरण पाया जाता है। इस प्रकार के समूहों को हम जाति कहते हैं। जाति एवं जनजाति हालांकि भारतीय समाज की बहुत महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, परंतु इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। जब हम जाति एवं जनजाति की बात करते हैं, उसी प्रकार से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति भी होती है। दोनों के लिए अलग अलग अनुसूचियाँ बनी हुई है, परंतु जातियाँ अलग है एवं जनजातियाँ अलग है। आज हम बात करेंगे जाति एवं जनजाति के अंतर एवं समानताओं के बारे में, जिससे हमें क्लियर हो सके कि जाति क्या है एवं जनजाति क्या है। जनजाति एवं जाति में अगर हम अंतर की बात करें तो कुछ मुख्य आधार हैं जिनके बेसिस पर हम समझ सकते हैं कि ये दोनों बिल्कुल अलग संस्थाएं हैं। पहला है भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर। भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर हम देखें तो जो अभी मैंने पहले भी आपको बताया था कि जनजातियां जो है वो सामान्यतः एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में रहती हैं, और ये भौगोलिक क्षेत्र मुख्यतः शहरी क्षेत्रों से अलग या मुख्य जो जो सामान्य धारा है उससे अलग दुर्गम क्षेत्रों में, पहाड़ी इलाकों में, कहीं किसी नदी के किनारे या जंगलों में, ऐसे क्षेत्रों में जनजातियां मुख्यतः निवास करती हैं। जातियां जो है वो भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग क्षेत्रों में फैली हुई है। जनजातियां किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में निवास करती हैं और एक ही जाति के सदस्य भारत के या देश के या विश्व के अलग अलग कोनों में हमें मिल सकते हैं। विकास के आधार पर जब हम बात करते हैं तो जनजातियां जो है वो विकास के अभी प्रारंभिक स्तर पर हैं, यानी उन्हें अभी विकास का और योजनाओं का, भारत सरकार ने जो योजनाएं चलाई है अलग अलग वर्गों के उत्थान के लिए, शायद उनका उतना बेनिफिट उन तक नहीं पहुंचा है। परंतु जातियां जो है वो विकास के थोड़े अग्रिम स्तर पर है। उनमें हालांकि अंतर हो सकता है, कुछ जातियों को ज़्यादा बेनिफिट मिला है या वो ज़्यादा विकसित है, कुछ कम विकसित है, परंतु फिर भी अगर जनजातियों से हम उनकी तुलना करें तो जनजातियों के कंपैरिजन में जातियां जो है वो विकास के बेहतर स्तर पर पहुंच चुकी है। फिर है संस्तरण। जाति व्यवस्था जो है उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि जाति व्यवस्था में संस्तरण, या जिसे हम कहते हैं हायरार्की, या जिसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं उच्चता एवं निम्नता का भाव। तो जाति व्यवस्था में उच्चता एवं निम्नता का भाव पाया जाता है।
यानी कुछ जातियों को ऊंचा माना जाता है और कुछ जातियों को मध्यम स्तर पर और कुछ जातियों को निम्न माना जाता है। परंतु जनजातीय व्यवस्था जो है उसमें हर जनजाति की अपनी एक अलग पहचान है, उसका अपना एक अलग ही वजूद है उसका, जो उसे कंपैरिजन में नहीं डालता किसी दूसरी जनजाति से। यानी जनजाति चाहे कोई सी भी हो, वो आपस में एक दूसरे को कंपेयर नहीं करती, उनमें उच्चता एवं निम्नता का भाव नहीं होता। व्यवसाय के आधार पर जब हम बात करते हैं तो जातियां जो है, फिर एक विशेषता जो जातियों की है कि जातियां मूलतः परंपरागत व्यवसायों पर आधारित है। हालांकि वर्तमान समय में इस विशेषता में बहुत गहरा, बहुत व्यापक अंतर आया है कि कोई जाति आवश्यक तौर पर ज़रूरी नहीं है कि वो अपने परंपरागत व्यवसाय में ही लगी हुई हो या अभी तक वो उन्हीं व्यवसायों को फॉलो कर रही हो जो उनके परंपरागत व्यवसाय हैं। यानी कोई लोहार अगर है जाति से तो ज़रूरी नहीं है कि वो आज भी लोहे से संबंधित काम ही कर रहे हों, वो दूसरे व्यवसाय में भी जा सकते हैं। अगर कोई सुनार है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो आज भी सोने चांदी के आभूषणों से ही रिलेटेड काम कर रहे हों, वो किसी दूसरे व्यवसाय में भी जा सकते हैं। तो जातियों के, परंतु मूल विशेषता जो है कि जातियों के परंपरागत व्यवसाय हुआ करते हैं। जनजातियों का जहाँ तक सवाल उठता है, जनजातियों के कोई परंपरागत व्यवसाय नहीं होते। जनजातियाँ स्वयं अपनी सारी आवश्यकताएं मिलजुल कर पूरी कर लेती है। यानी एक व्यक्ति विभिन्न प्रकार के काम कर सकता है। वो छोटे छोटे समूह होते हैं और उनकी कुछ लिमिटेड आवश्यकताएं होती है जिन्हें वे सब मिलकर पूरी कर लेते हैं। उनमें व्यवसाय के आधार पर अलग अलग आइडेंटिफाई उन्हें हम नहीं करते। फिर है सामाजिक सहवास संबंधी आधार। जातियां जो है उनमें आपस में यानी एक जाति का दूसरी जाति से किस प्रकार का सामाजिक संबंध होगा, कितना मेल जोल होगा, कौन किसके हाथ का पानी पी सकता है, किसके हाथ का बना खाना खा सकता है, किसके साथ में उठ बैठ सकता है, इन सारी चीज़ों से संबंधित नियम बने हुए हैं। लिखित नहीं परंतु परंपरागत मौखिक नियम इस प्रकार की जाति व्यवस्था में हम देख सकते हैं। परंतु जनजातियों में इस प्रकार के नियम नहीं पाए जाते। यानी एक जनजाति का दूसरी जनजाति से किस प्रकार का संबंध होगा, इससे संबंधित कोई सामाजिक सहवास संबंधी नियम जनजातियों में नहीं पाए जाते, जबकि जातियों में इस प्रकार से संबंधित बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स भी देखने को मिलते हैं। राजनीतिक संगठन की जहाँ तक बात है, जनजातियाँ जो है वो जो हमने अभी बात की कि पूर्णतः अपने आप में संपूर्ण एक संगठन है। वो अपनी आर्थिक आवश्यकताएं भी स्वयं पूरी करते हैं और राजनीतिक स्तर पर भी उनके अपने संगठन होते हैं। जनजाति का अपना सरदार हो सकता है, अपना एक मुखिया हो सकता है और उससे संबंधित कुछ और लोग हो सकते हैं जो कि मिलकर एक राजनीतिक संगठन बनाते हैं। कई बार ये संगठन पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है, कई बार ये संगठन आयु के आधार पर या अनुभव के आधार पर भी बनता है। परंतु ये संगठन इतना दृढ़ होता है कि यही संगठन जो है वो उस जनजाति से संबंधित सारे राजनीतिक निर्णय लेता है। जबकि जातियाँ जो है, हालांकि जाति पंचायतें भी होती है, खाप भी होती है, जाति के अपने संगठन भी होते हैं, परंतु मूलतः उनके जो राजनीतिक या कानूनी जो संगठन है वो मुख्य धारा के समाज से ही संबंधित होते हैं। यानी जो भारत सरकार के या राज्य सरकार के जो संगठन है वो उसी में समाहित होते हैं। जबकि जनजातियों का राजनीतिक संगठन पूर्णतः अलग भी हो सकता है। आत्मनिर्भरता, अभी तक आप समझ गए होंगे कि जनजातियां जो है वो जातियों के कंपैरिजन में अधिक आत्मनिर्भर है। वो अपनी सारी आवश्यकताएं स्वयं पूरी करती है। उनकी कुछ सीमित आवश्यकताएं जो होती है, क्योंकि वो सरल समाज से संबंधित है, उनको बहुत ज़्यादा चीज़ों की ना तो नॉलेज है ना आवश्यकता है, वो अपने आप में अपनी सारी ज़रूरतों को स्वयं पूरी कर लेते हैं। और जाति व्यवस्था जो कि आधारित इसी चीज़ पर है कि व्यक्ति स्वयं एक व्यवसाय को अपनाता है और दूसरी आवश्यकताओं के लिए वो दूसरे व्यवसायों और दूसरी जातियों पर निर्भर करता है। तो जातियों में आत्मनिर्भरता की कमी है, या ये कह सकते हैं कि जातियों में अंतर्निर्भरता है और जनजातियां जो है वो आत्मनिर्भरता के आधार पर बनी हुई हैं। भाषा और संस्कृति जो है वो भी
हम ये कहते हैं कि जनजातियाँ जो है उनकी भाषा एवं संस्कृति हर जनजाति की अलग अलग हो सकती है। सांस्कृतिक तौर पर भी वो अलग अलग होते हैं और अधिकांशतः हर जनजाति जो है वो अपनी एक अलग भाषा का प्रयोग करती है। जातियाँ जो वृहद स्तर पर भारत में हमें देखने को मिलती है, उनमें भाषाई आधार पर इतनी विविधता नहीं पाई जाती। अगर उनकी भाषाएं अलग है तो वो क्षेत्र के आधार पर अलग हो सकती है। यानी राजस्थान में रहने वाली एक जाति जो है वो दूसरी भाषा बोल सकती है, गुजरात में रहने वाली जो जाति है वही जाति दूसरी भाषा बोल सकती है, परंतु यहाँ पर भाषा में अंतर का आधार राज्य है, न कि जाति। यानी एक ही जाति के सदस्य अलग अलग भाषाओं का प्रयोग भी कर सकते हैं, परंतु जाति विशेष की अपनी कोई भाषा नहीं होती, जबकि जनजातियों की अपनी भाषाएं होती है। आर्थिक स्तर की जब हम बात करते हैं तो जनजातियों का आर्थिक स्तर उतना ऊंचा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप में लिमिटेड एक संगठन है जो कि कम आवश्यकताओं को, अपनी लिमिटेड आवश्यकताओं को स्वयं पूरी कर लेता है। और दूसरी चीज़ कि आर्थिक स्तर के आधार पर उनमें आपस में विविधता भी नहीं होती। यानी एक ही जनजाति के सदस्य, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा उच्च स्तर पर होगा और कोई निम्न स्तर पर होगा। उनका आर्थिक जो स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड जो है या इकोनॉमिक स्टैंडर्ड जो है, वो मोर और लेस एक ही प्रकार का होगा। जबकि जातियाँ, इनमें ये विविधता पाई जा सकती है। यानी एक ही जाति के सदस्य कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा सक्षम होंगे आर्थिक रूप से, कुछ जो है वो निम्न स्तर पर भी हो सकते हैं। आर्थिक जो पायदान है उनमें वो हो सकता है अलग अलग स्तरों पर खड़े हों। तो ये जाति एवं जनजातियों में कुछ प्रमुख अंतर है। इससे हमें क्लियर होता है कि जातियाँ जो है वो पूर्णतः डिफरेंट एक संस्था है भारतीय समाज की, और जनजातियाँ अपनी कुछ विलक्षणताओं के कारण जनजातियों से अलग प्रकार के समूह हैं। कुछ इनमें समानताएं भी है, जैसे जाति एवं जनजाति जो है दोनों के अपने सामान्य नाम होते हैं। हर जाति का भी अपना एक नाम होता है और जनजातियों के भी अपने अलग अलग नाम होते हैं। वो नाम उस जाति या जनजाति की पहचान होते हैं। उत्पत्ति की जहाँ तक बात आती है, इसमें कुछ समानताएं भी है और कुछ अंतर भी है। बहुत सारी जातियाँ भी अपनी उत्पत्ति के लिए किसी काल्पनिक गुरु को या काल्पनिक देवी देवता को अपनी उत्पत्ति का कारण मानते हैं, और जनजातियाँ निश्चित तौर पर किसी काल्पनिक नाम से स्वयं को जोड़ती हैं, कभी किसी टोटम से अपने आप को जोड़ती हैं, या किसी पौराणिक या काल्पनिक गुरु से या देवी देवता से अपनी उत्पत्ति को जोड़ती हैं। और जातियों में भी इस प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। जातियाँ एवं जनजातियाँ दोनों के अपने कुछ विशिष्ट रीति रिवाज भी होते हैं। हम देखते हैं भारतीय समाज में जाति के आधार पर लोगों के अलग अलग पहनावे भी हो सकते हैं, या खान पान अलग हो सकता है, त्योहारों को मनाने के तरीके अलग हो सकते हैं। और यही विशेषता जनजातियों में भी पाई जाती है कि जनजातियों के, हर जनजाति के अपने विशिष्ट रीति रिवाज, अपने विशिष्ट तौर तरीके होते हैं जो कि उन्हें दूसरी जनजातियों से अलग करते हैं। जाति एवं जनजाति दोनों अंतर्विवाही समूह भी होते हैं। जब वो अपनी उत्पत्ति समान देवी देवता से मानते हैं तो वो ये मानते हैं कि एक जाति के सदस्य या एक जनजाति के सदस्य जो है वो आपस में भाई बहन है। गोत्र के आधार पर वो ये मानते हैं कि एक ही गोत्र के व्यक्ति आपस में विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपनी उत्पत्ति एक ही पुरुष से मानते हैं। इसका मतलब वो आपस में भाई बहन है। और अपनी गोत्र से बाहर वो एक बहिर्विवाही समूह, परंतु अपनी ही जाति या जनजाति के अंदर विवाह करते हैं। तो ये जाति एवं जनजाति में कुछ समानताएं भी है, परंतु अंतर के आधार अधिक है। और ये स्पष्ट है कि जाति एवं जनजाति पूर्णतः अलग अलग भारतीय समाज की अलग विलक्षणताएं या अलग प्रकार की संस्थाएं हैं।